Hi guys, good evening everyone. My name is Ankita Tomar and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. So आज हम अपने ऑल स्टेट प्रिपरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इस फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है मैंने सब डिवाइड करे हैं आपके 2 से 3 लेक्चर्स में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1। ठीक है, और इस पार्ट 1 में हम आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 16 तक देखेंगे। ठीक है, सॉरी आर्टिकल 18 तक देखेंगे। क्लियर? और एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद हम देख लेते हैं इस बार कि टॉपिक्स क्या है हमारे पास और सब टॉपिक्स क्या है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड इंस्पिरेशन। कहाँ से बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, हमने कहाँ से इनका मोटिवेशन लिया। ठीक है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, बेसिकली आप किससे अपने फंडामेंटल राइट्स मांग सकते हैं। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद में हम 13 से लेकर के आर्टिकल 18 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 जो है ना, उसका हम आधा पोर्शन यहाँ पढ़ेंगे, आधा पोर्शन हम अमेंडमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना। जो भी बच्चा आर्टिकल 13 पे लेक्चर ज्वाइन करता है, अगर मान लीजिए, तो वो परेशान ना हो, ऐसा ना सोचे कि मैम ने सिर्फ 2 ही क्लॉजेस पढ़ाए हैं, बचे हुए 2 क्लॉजेस नहीं पढ़ाए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 मैं यही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और 13 क्लॉज 4 मैं आपको पढ़ाऊंगी अमेंडमेंट वाले चैप्टर के साथ में या उस टॉपिक के साथ में। ठीक है गाइस, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रिपरेशन फटाफट से। नाउ विद द इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की एक बेसिक सेंस में बात करूं, तो दे आर अ वेरी इंटीग्रल एंड वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को बेसिकली इंश्योर करते हैं। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को इंश्योर करते हैं, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर करते हैं। एंड एज अ नेशन, हमारी नेशन में कितने अच्छे से डेमोक्रेसी स्थापित है उस बात का प्रमाण रखते हैं। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी देश जहां पर उस देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो नहीं दी जा रही है, वैल्यू नहीं दी जा रही है, उस देश में उस देश की कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं होगी, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो ठीक है, सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने देश में अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, इनफैक्ट ऑल द पीपल, है ना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बाकी सब लोगों के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत की टेरिटरी में कदम रख देता है, उसके लिए वो फंडामेंटल राइट इंश्योर हो जाता है, हमारा संविधान इंश्योर कर देता है। तो इसीलिए आपके फंडामेंटल राइट्स को आप किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको एनफोर्स कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एक इमेज मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक है, और हमारी पर्सनल डेमोक्रेसी, पर्सनल ग्रोथ के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? Now, these fundamental rights are contained in the part 3 of the Constitution, and Article 12 से लेकर के 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं इन वन और दी अदर वे। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स जीने के लिए जरूरी है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है। एंड टू ऑल दोज पीपल जो रैंडमली भी शायद इस लेक्चर पे आ गए हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है ना, वो एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई दोराय है ही नहीं। प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब चीजों के लिए जरूरी है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स आपके इंडिविजुअलिटी, आपके एज अ जागरूक सिटीजन, ये बहुत जरूरी है। आपको इनको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन्हें जानते हैं, अगर आप अपने अधिकार जानते हैं, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, है ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भी इस देश के अंदर रह रहा है। चलिए, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स। नाउ दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्संस विदाउट any discrimination, and therefore they uphold equality, dignity and interest of the individuals and of the nation as the whole। है ना, वही जो बात मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर लिखी हुई है स्लाइड पर। they prevent the establishment of authoritarian and arbitrary rule in the country and protect the liberties and freedoms of the people। देखिए क्या होता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो हमारे, ठीक है, तो होगा क्या कि भाई कोई भी व्यक्ति जो पावर में है वो अपनी पावर का गलत उपयोग करेगा, है ना। विद पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, and with power comes a great chance of becoming a fraud or becoming somebody who would dominate your will, against your will, dominate the world, the situation or the scenario against your will। ठीक है, कोई भी इंसान को उसको आपने बहुत ज्यादा पावर दे दी है, वो क्या करता है, वो आपकी इच्छाओं को मारते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस, या इसे हम कहते हैं आपका अथॉरिटेरियन, मतलब एक
एक्सेसिव अथॉरिटेरियन रूल को खत्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है, सो दैट स्टेट भी अपनी लिमिट में रहे, लोग भी अपनी लिमिट में रहे, ठीक है। सो एक डिमार्केशन है स्टेट के लिए भी कि आपको पावर दे दी गई है, आपको सत्ता में ले आया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको ब्रीच नहीं करना है, ये आपका संविधान इंश्योर करता है। चलिए नाउ, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, है ना। नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता था। तो देखिए, नाम कुछ और इसीलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल इन नेचर है। ये कैसे अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि ये मूलभूत रूप से जरूरी होते हैं, है ना, बेसिक रूप से जरूरी होते हैं, बहुत ही बेसिक राइट्स हैं ये किसी भी व्यक्ति के। भाई जीने का अधिकार है, मुझे मेरा जो मन करे मुझे वैसे रहने का अधिकार है, मेरा मन है बिंदी लगाने का बिंदी लगाने का अधिकार है, मेरा मन है बाल खोलने का अधिकार है, बाल बांधने का अधिकार है, जैसे मैं करना चाहूँ, जो एजुकेशन में लेना चाहूँ, ठीक है, जिस रिलीजन को मैं फॉलो करना चाहूँ, जो बात मैं बोलना चाहूँ, प्रोवाइडेड कि मेरी बात जो है वो किसी और को ऑफेंड ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, मुझे आजादी होनी चाहिए अपनी बात बोल पाने का, अपने तरीके से ड्रेसअप हो पाने का, जहां मैं घूमने जाना चाहूँ वहां घूमने जा पाने का। तो इन सब फ्रीडम्स को, इनको हमने क्या माना है कि ये फंडामेंटल है किसी भी इंसान के लिए, ये बहुत बेसिक है, मूलभूत है, इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा, फंडामेंटल राइट रखा या मौलिक अधिकार रखा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है फंडामेंटल होने का, दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ, ठीक है। इन्हें गारंटी या प्रोटेक्ट कौन करता है, हु इज द गार्जियन और हु गारंटीज और प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली गारंटीज द राइट्स, है ना। कहाँ दिए संविधान, कहाँ दिए आपके फंडामेंटल राइट्स, संविधान में ही दिए ना, पार्ट 3 के अंदर दिए हुए। तो कौन गारंटी कर रहा है, संविधान गारंटी कर रहा है। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, आर्टिकल 32 की वजह से तो कर रहा है, आर्टिकल 32 की वजह से तो कर रहा है, और आर्टिकल 32 का है वो भी संविधान में ही है। इसीलिए क्योंकि जो देश का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, देखिए हर एक लॉ जो हमारे देश के अंदर है, जो भी कानून हम देश में पढ़ते हैं, जो भी एक्ट्स हैं, एनैक्टमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, बायलॉज हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब किसके अधीनस्थ हैं, ये सब अपनी पावर ड्रॉ करते हैं कहां से, संविधान से। अगर इनमें से कोई भी एक संविधान के विरुद्ध हुआ, संविधान को इन्फ्रिंज कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसीलिए संविधान को क्या कहा गया है, उसको फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहा गया, फंडामेंटल लॉ कहा गया, उसको भी क्या कहा गया है, उसको भी मूलभूत आधार कहा गया है हर एक कानून का। इसीलिए हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट या जो लॉ इन्हें गारंटी करता है, वो लॉ अपने आप में क्या है, मूलभूत कानून है या मूलभूत आधार है इस देश के सारे कानूनों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओरिजिन पे। देखिए ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहां से हमने उनका मोटिवेशन लिया या कहां से हमने उनका इंस्पिरेशन लिया, हमने लिया यूएसए से, ठीक है। यूएस के पास में एक था बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, देयरफॉर देन मतलब उनके पास एक डॉक्यूमेंट था बिल ऑफ राइट्स, जिसमें क्या थे, बेसिकली राइट्स बताए गए थे। उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट नहीं कहा, उन्होंने कहा बिल ऑफ राइट्स। एंड बिल ऑफ राइट्स बेसिकली क्या था, देखिए किंग जॉन ने 1215 में एक डॉक्यूमेंट निकाला। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि लिखित में लोगों के अधिकार बताए जा रहे थे, ठीक है। किंग जॉन जो थे वो बहुत ज्यादा लोगों को नापसंद थे थोड़े से, तो उन्होंने इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया, सॉरी, हाँ जी, तो उन्होंने इंग्लैंड में क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, लोगों के बीच में थोड़ा सा न्यायप्रिय इमेज बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हर एक व्यक्ति के अधिकार जो है गारंटी करता हूं एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार लिखित में एक डॉक्यूमेंट बनवाया जिसको कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया उसको, मैग्ना कार्टा, है ना। और ये मैग्ना कार्टा क्या बताता था, ये बेसिकली आपको अधिकार ही बताता था, ठीक है। हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो कहां से लिया, इंस्पिरेशन यूएसए से लिया। बट क्योंकि मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो राइट्स बताता था, पहला लिखित कानून था, पहला लिखित डॉक्यूमेंट था जो लोगों के राइट्स बताता था, इसीलिए हम पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये बात याद रखना है। नाउ coming on to nature of the fundamental rights, nature of fundamental rights basically क्या है, the fundamental rights are justiciable, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था कि fundamental rights इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमने आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स तो दिए, बहुत सारे हमने सब्सटैंटिव राइट्स दे दिए लोगों को, लेकिन इस बीच में हमने एक आर्टिकल 32 डाल दिया। वो आर्टिकल 32 क्या करता है, वो आर्टिकल 32 इन सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि हमने ना ही सिर्फ आपको अधिकार दिए,
इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का भी एक अधिकार दिया और उस अधिकार को भी हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हम कोर्ट तक जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, है ना, या अंडर आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट। हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं रेस्पेक्टिवली अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, विच मीन्स दे आर जस्टिसेबल। देखो, अगर फंडामेंटल राइट देते और इन्हें जस्टिसेबल नहीं बनाते तो ये बिल्कुल ऐसा होता कि आपने क्रेडिट कार्ड दिया लेकिन उसका पिन नहीं दिया, या आपके पेरेंट्स ने आपको एटीएम कार्ड दे दिया लेकिन उसका पिन नहीं दिया। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि एक्सेस तो कर नहीं पाओगे ना उसको फिर, तो इसीलिए जरूरी था कि इनको जस्टिसेबल भी बनाया जाए ताकि इनका बेनिफिट उठा सके लोग। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एज आई सेड कि मेरे पास फ्रीडम है टू स्पीक, मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं अपने मन की बात रखना चाहती हूँ, मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मन की बात से किसी और के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। देश की इंटीग्रिटी को, देश की यूनिटी को, देश के जो दूसरे रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ में, उनको, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात मैं ना कर दूं जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो जाए, जिसकी वजह से दो जो कम्युनिटीज हैं या जो दो जो समुदाय हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाए, दो चार जितने भी समुदाय हैं उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो जाए। ये मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है अपने मन की बात रखने का, लेकिन ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट आई शुड नॉट स्पीक एनीथिंग और आई शुड नॉट से एनीथिंग इन द पब्लिक डोमेन या इन एनी प्लेस जो बाहर तक, पब्लिक तक पहुंच जाए, पब्लिक तक पब्लिश होकर के पहुंच जाए, जो कि देश के लिए हानिकारक हो। ओवरऑल इस बात को मान लो कि देश के लिए हानिकारक हो। ठीक है, जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो इसके हम रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। व्हाई दे आर क्वालिफाइड? बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर? नाउ दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर बताऊंगी कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सैक्रोसैंक्ट है नहीं है, ये बड़ा एक लंबा बैटल चला एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस वर्डिक्ट पे आया in the case of Keshavananda Bharati that fundamental rights are not sacrosanct, they are not permanent, they can be taken away, है ना। अगर सरकार चाहे, अगर लेजिस्लेचर चाहे तो ये उनको खत्म कर सकती है, लेकिन बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो अपन अमेंडमेंट वाले चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स को, सारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ 6 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहले हमारे पास 7 प्रकार थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक था जिसको हटा दिया गया 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, यहां लिख भी देती हूँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको खत्म कर दिया गया था, इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। ठीक है, क्यों हटाया था आगे डिस्कस करेंगे जब अपन आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव राइट टू इक्वालिटी, जो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी। फिर हमारे पास राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। फिर हमारे पास में है आर्टिकल 23 से 24 तक। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका आर्टिकल 25 से 28 तक। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 29 to 30 and then we have the fundamental right of constitutional remedy which is under article 32। ठीक है, तो ये हैं हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। और इसमें से देखो मैं बता देती हूँ आपको बेसिकली कि प्री और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन कौन सा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 3 पोर्शंस हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और एक ये 3। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं वापस कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखो 3 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि 14 से 18 तक आज हम खत्म करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि who is responsible to protect your fundamental rights? बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल है ना। मेरे पास अधिकार है, लेकिन ये अधिकार मैं किसके अगेंस्ट अवेलेबल करा सकती हूँ या मैं किसके अगेंस्ट एनफोर्स करा सकती हूँ? क्या अगर मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि चुपचाप बैठो, मुंह बंद करो, पढ़ाई करने बैठो, ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ मम्मी मेरा राइट टू फ्रीडम है ना, मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर, मेरे को बोलने दो वरना मैं आपको कोर्ट पहुंचा दूंगी। कर सकते हो क्या आप? घर में मम्मी से मांग सकते हो फंडामेंटल राइट? हाँ बताओ, है कि हम भारत देश में या एशियन कंट्रीज में फॉर द मैटर ऑफ दैट फैक्ट कि क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? ऐसे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
चलो वो खैर अलग बात है, बट फंडामेंटल राइट जो है वो आपको गारंटी किए गए हैं, और वो कुछ लोगों के अगेंस्ट गारंटी किए गए हैं, कुछ बॉडीज के अगेंस्ट गारंटी किए गए हैं। कौन लोग हैं? एक, स्टेट। ठीक है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके, या मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, वो क्या है? दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा हम, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम बेसिकली स्टेट का ही तो आर्बिट्ररी या एक्सेसिव कंट्रोल रोकना चाहते थे। जहां मैंने फर्स्ट लाइन पे पढ़ा था, वहां पर क्या रीजन था कि क्यों फंडामेंटल राइट्स लाए? क्योंकि हम अथॉरिटेरियन, आर्बिट्ररी, एक्सेसिव कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट अपनी जो लिमिट्स है वो भूल जाए, है ना, और बिल्कुल बेलगाम होकर के काम करे, जो मन करे वो करे। कल मन किया इमरजेंसी लगा दी, परसों मन किया ब्लैकआउट करवा दिया। ठीक है, जब मन कर रहा तब वोटिंग करा रहे हैं। अपने लोगों को जो खुद पार्टी में है, लीडिंग पार्टी में है, उनको सबको एक एक बंदे को चार चार वोट दे दिया, ऑपोजिशन वालों को एक वोट दे दिया, बाकी सब लोगों को एक एक वोट दे दिया। गलत है ना ये? ठीक है, अपने रिलेटिव्स को दो वोट की पावर दे दी, बाकी सबको एक एक वोट की पावर दी हुई है सिर्फ। तो ये सब क्या है? आर्बिट्ररी है, एक्सेसिव है। ठीक है, अथॉरिटेरियन है। तो हमें स्टेट को कंट्रोल करना आवश्यक था, स्टेट पे लगाम लगाना जरूरी था। तो इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स प्राइमरीली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट अवेलेबल है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? आर्टिकल 17 यही कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक व्यक्ति के साथ में ऐसे बिहेव करती हूँ कि नहीं नहीं प्लीज मुझे छूना मत यार, तुम मेरे को मत छूना, बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट और सर्टेन कम्युनिटी, तुम मुझे मत छूना, भाई उसी दिन कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी दिन पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। तो इसीलिए आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो अवेलेबल है आपके पास में स्टेट के अगेंस्ट, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, थोड़े बहुत कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेट के अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखो इंडिविजुअल कौन है ये आप जानते हैं, मैं आप हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन स्टेट कौन है ये कौन बताएगा कि स्टेट कौन है? ठीक है, तो इस चीज को मैं हमेशा एक बहुत सिंपल भाषा के साथ समझाती हूँ, एग्जाम्पल के साथ में, कि अगर आप एक घर में रहते हैं और अगर आप मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो स्पेशली अगर हम अपने जनरेशन की बात करें, तो हमारे जनरेशन में लेस नंबर ऑफ फीमेल्स वर वर्किंग, है ना, मतलब हम में हमारी जनरेशन में जो हमारी मम्मी लोग हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर हाउस वाइफ्स, है ना, दे आर नॉन वर्किंग फीमेल्स। तो हमें बहुत क्लैरिटी के साथ पता होता है कि अगर हमें खाना मांगना है, अगर हमें भूख लगी है, तो हमें किससे खाना मांगना है? हम हमेशा मम्मी से खाना मांगेंगे। ठीक है, हम कभी पापा से नहीं बोले पापा खाना दे दो, क्योंकि पापा तो खुद मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड। ठीक है, लेकिन अगर हमें पैसे मांगने हैं कि पापा गोवा ट्रिप पे जाना है, प्लीज पैसे दे दो, तो वो ना आप पापा से ही मांगोगे, वो आप मम्मी से नहीं मांगोगे। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वी नो दैट ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंसेस ऑफ द फैमिली। ठीक है, ही इज द पर्सन हु अर्न्स फॉर द फैमिली, एंड ही इज द पर्सन जिनकी परमिशन अल्टीमेटली फाइनल हो जाएगी। ठीक है, जिन्होंने अगर परमिशन दे दी तो वो फाइनल कॉल है, और अगर नहीं दी तो फिर वो फाइनल कॉल है, कैंसिल ट्रिप एक बार और गोवा का, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई राइट है तो वो राइट मांगना किससे है जाकर के। अगर आपको यही नहीं पता राइट किससे मांगना है, तो फिर करोगे क्या? फिर उस राइट का क्या फायदा, है ना। मान लो मैंने आपको दे दिया क्रेडिट कार्ड, है ना, पिन भी दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसको चलाते कैसे हैं, या आपको ये नहीं पता कि इसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, मान लो मैं अंडमान से उठा करके एक व्यक्ति को ले आऊं जो आपका एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उस ट्राइबल कम्युनिटी के व्यक्ति को मैं उठा के दे दूं मोबाइल फोन, और मैं कह दूं यार आई एम गिफ्टिंग यू दिस मोबाइल फोन, ठीक है, आप प्लीज इसे चलाओ। अब उनको चलाना नहीं आता है, उनके लिए हाउ फ्रूटफुल इट वुड बी, कुछ भी काम का नहीं है ना उनका, उनके पास में, उनको नहीं पता कि इसमें रिचार्ज किसके पास जाके कराना है, इसको कहाँ जाकर के चलाना है, तो क्या यूज रहेगा, क्या सेंस रहेगा। तो अगर फंडामेंटल राइट्स भी देते और ये ना बताते कि किससे जाकर के मांगने हैं, और जिससे जाके मांगने हैं वो है कौन कौन लोग, तो फिर क्या करते आप, है ना। तो इसीलिए स्टेट को सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में स्टेट को डिफाइन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है? नाउ स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? पहली तो सेंटर की सरकार और सेंटर का लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट, दो चीजें स्टेट में होंगी। फिर है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, स्टेट्स की सरकार और स्टेट का लेजिस्लेचर। Then all the local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India. Now लोकल अथॉरिटी भी हम समझते हैं, क्योंकि हमने सेलेंट फीचर्स में पढ़ा था कि हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये जो तीसरा टियर है, जो लोकल गवर्नेंस का टूल्स है, या पंचायत हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, हम समझ गए दीज आर दी टूल्स ऑफ लोकल गवर्नेंस, और हम इनको लोकल अथॉरिटीज मानते हैं। बट ये अदर अथॉरिटीज क्या है?
ये आपने ऐसा क्यों कर दिया कि जैसे हम एग्जाम्पल में हमें आंसर पूरा नहीं आता तो हम एटसेट्रा लिख देते, तो आपने एटसेट्रा क्यों लिख दिया है यहाँ पर, है ना? ये क्वेश्चन है ना भाई सबका, हमारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ना, दे वर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड द आंसर बेसिकली, बट दे जस्ट डिड नॉट वांट टू मेक द लिस्ट एग्जॉस्टिव। वो नहीं चाहते थे कि ये लिस्ट अपने आप में कंप्लीट लिस्ट हो, वो चाहते थे कि इस लिस्ट में हम और भी चीजें टाइम टू टाइम डाल पाए, क्योंकि जैसे समय बदलेगा सरकार का, स्टेट का डेफिनेशन भी बदलेगा। दे न्यू इट वेरी वेल। तो उन्होंने अपनी समझदारी का प्रमाण रखते हुए यहाँ पर ओपन एंडेड छोड़ दिया इस लिस्ट को, ठीक है? ओपन एंडेड छोड़ने से क्या फायदा हुआ कि आज अगर आपको लगता है कि ये बॉडी जो है ये इसको स्टेट कहा जाना चाहिए, तो आप कोर्ट जाकर के ये वर्डिक्ट लेकर के आ सकते हैं कि भाई मेरे को जज साहब लगता है कि दिस बॉडी शुड बी कंसिडर्ड कोर्ट। तो कोर्ट देखेगा कि हाँ भाई देखें, लाउड टेस्ट है, ये पैरामीटर्स ये पूरे करता है और इस वजह से इसको स्टेट क्या कहा जाना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए लिस्ट ओपन एंडेड छोड़ दी है। नाउ कमिंग ऑन टू कैसे डिसाइड हुआ, है ना? अब अदर अथॉरिटीज में कौन कौन से बॉडीज आएंगे, ये डिसीजन मेकिंग में लगा बहुत लंबा टाइम और कम से कम आपके 7-8 केसेस, ठीक है? जिनमें से पहला केस था, फॉर द फर्स्ट टाइम द क्वेश्चन अरोज इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस के अंदर जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट के डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है, ठीक है? तो यहां पर क्लियरली कह दिया गया कि नहीं, यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट के एम्बिट में नहीं आती है। उसके पीछे रीजन है कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो बेसिकली इनके जैसा काम नहीं कर रही है, ना तो गवर्नमेंट जैसा काम करती है, ना ही आपका लेजिस्लेचर जैसा काम करती है। तो इसीलिए हम इसको क्या नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसको बेसिकली स्टेट कंसिडर नहीं करेंगे। देन और इन्होंने प्रिंसिपल दिया यहाँ पे, है ना? इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं एजिडम जेनरिस। एजिडम जेनरिस मतलब ऑफ द सेम काइंड, ठीक है? थिंग्स दैट आर ऑफ द सेम काइंड। तो यहां पर क्लियरली कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यूनिवर्सिटी इज नॉट एजिडम जनरस विद द गवर्नमेंट और विद द अदर बॉडीज दैट हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 12। तो यहां पर यूनिवर्सिटी को मना कर दिया गया। फिर उसके बाद आया आपका केस उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही बनाया हुआ डॉक्टर एजिडम जनरस का रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी की भी जो 3 बॉडीज हैं उनमें भी आपस में ऐसा कोई काम की सिमिलैरिटी है नहीं। भाई गवर्नमेंट गवर्नेंस का काम करती है, लेजिस्लेचर आपका मतलब आपका कानून बनाने का काम करता है, तो ये काम भी तो सिमिलर नहीं है आपस में, ठीक है? तो हटाओ, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आया आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन का केस, ठीक है? जहां पर कहा गया दैट इफ बॉडी फॉर्म्ड बाय एनी लॉ अंडर द लॉ और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल बी अ स्टेट, ठीक है? इन्होंने क्या कह दिया कि अगर कोई भी बॉडी किसी स्टेट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनी है, तो फिर हम उसे क्या मान लेंगे, हम उसे स्टेट मान लेंगे, ठीक है? अगर यानी कि कोई भी बॉडी स्टेट्यूटरी बॉडी है या कोई भी बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर उसको हम क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। फिर आया आपका सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस, भगत का केस, ठीक है? सुखदेव वर्सेस भगत के केस में क्या जजमेंट आया, इधर इन्होंने प्रीवियस वाला जो वर्डिक्ट है ना, यही वाला वर्डिक्ट, इसी को सेम वर्डिक्ट को अपहोल्ड किया और इन्होंने साथ में कहा दैट basically it upheld the previous verdict and said that the basic thing that matters is the function, कि function क्या discharge कर रही है, ठीक है? अगर यहाँ पर ये स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है, तो आप एक चीज और चेक कर लो कि भाई इनका फंक्शन क्या है, क्या ये किस नेचर का ये फंक्शन करते हैं, ठीक है? और इस जजमेंट के थ्रू ही, सुखदेव और भगत वाले जजमेंट के थ्रू ही ओएनजीसी, सेल, गेल, इन सबको क्या मान लिया गया था, आपका एलआईसी, इन सबको भी स्टेट के एम्बिट में खींच करके ले आए थे, ठीक है? इन्होंने कहा देखो अगर ये काम जो है ना भले कमर्शियल नेचर का काम कर रहे हैं, सुखदेव वाले केस में क्वेश्चन ये उठा था कि अगर मान लीजिए बॉडी किसी स्टेट्यूट के द्वारा या संविधान के अंतर्गत बनी है, लेकिन ये काम कमर्शियल नेचर का कर रही है, ठीक है? तो क्या इसे फिर भी स्टेट मानना है? तो इन्होंने कहा हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, if they have been constituted under any statute or under the constitution of India, they have to be considered as the state only. क्लियर? फिर उसके बाद में आया आपका आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस, जहां पर आपके कोर्ट ने डिग्री ऑफ कंट्रोल शब्द को पहली बार ऊपर लेकर के आया। इन्होंने कहा कि आप डिग्री ऑफ कंट्रोल देखो कि जिस भी बॉडी को आप जानना चाहते हो कि ये स्टेट है या नहीं, तो आप देखो कि स्टेट का डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है उस बॉडी के ऊपर। फिर आया आपका सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पर 5 टेस्ट स्पेसिफाई करे आपके सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 5 टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि क्या कोई बॉडी स्टेट है या नहीं। फिर फाइनल जो आज हम फॉलो करते हैं वो है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीद का केस, जिसने 6 टेस्ट प्रेस्क्राइब करे। कितने? 6 टेस्ट प्रेस्क्राइब करे, जिनके बेसिस पर हमें ये जानना देखना होता है कि क्या कोई बॉडी स्टेट है या नहीं है, जिसमें से एक है
आपका कि भाई परवेजिव कंट्रोल है क्या स्टेट का, क्या ये बॉडी ऐसा कोई फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है जो पहले कभी स्टेट किया करता था या स्टेट का कोई डिपार्टमेंट किया करता था, है ना, क्या ये स्टेट के किसी डिपार्टमेंट का एलोकेशन तो नहीं है एक तरीके से यहाँ पर, कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, फाइनेंसेस क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल 13, है ना, आर्टिकल 13 जो है वो लॉ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, या लॉ को एक तरीके से आपके लिए बेसिकली डिफाइन करता है, ठीक है, और साथ में एक और अधिकार देता है। क्लॉज 3 जो है ना, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है कि क्या क्या चीजें लॉ कहलाएंगी। लेकिन उसके पहले क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये क्या कह देता है, यहां पर ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, ठीक है, और यहां बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, क्लॉज 1 में ये कहता है, इसको याद रखने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कहां पर है, क्लॉज 1 में, पोस्ट क्लॉज 2 में, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब क्या है, संविधान आने के पहले वाले कानून, ठीक है, और क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर संविधान आने के पहले कोई कानून बने हुए थे, है ना, बहुत सारे कानून थे हमारे पास, आईपीसी ही उनमें से एक है, तो अगर बहुत सारे कानून जो है वो संविधान आने के पहले से बने हुए थे, और वो कानून अगर संविधान जब आ जाता है और वो कानून अगर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, अगर उनके साथ इन्फ्रिंजमेंट में या इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं, अगर ये पाया जाता है कि ये जो कानून है हमारे पास संविधान आने के पहले से जो हमारे पास कानून है वो संविधान के पार्ट 3 के साथ इनकंसिस्टेंट है, या मेल नहीं खाते हैं, या उनका अपमान करते हैं, या उनके विरुद्ध जाते हैं, तो हम उन कानूनों को क्या मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आईपीसी के अंदर कोई ऐसी धारा होती, मान लो जिस दिन हम 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हुआ, अगर उस दिन ऑलरेडी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पास में राइट होता ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, तो आईपीसी में जो 377 पड़ा हुआ था वो संविधान के लागू होते ही क्या हो जाता, अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता, वॉइड हो जाता, ठीक है, क्यों, क्लॉज 1 के चलते। नाउ द सेकंड थिंग इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट, ये तो क्या है, ये एक क्योर बता रहा है आपको, ये क्योर बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जब संविधान नहीं बना था उसके पहले भी कानून थे, तो अब संविधान आ गया है तो चेक कर लो कि ये कानून संविधान के साथ में आपका कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं संविधान के विरुद्ध है, अगर विरुद्ध है तो इसको वॉइड घोषित करके हटा दो, इसका यूज करना बंद कर दो, ठीक है। दूसरा एक डायरेक्शन देता है, दूसरा एक प्रिवेंटिव मेजर बताता है आपको, है ना, एक प्रिवेंटिव मेजर बताता है, क्या बताता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। तो ये जो है आपका प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है, क्यों, क्योंकि ये आपको कहता है, ये पहली बात तो स्टेट को एक डायरेक्शन देता है कि भाई देखो तुम स्टेट हो, तुमने कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाना है जो फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, विरुद्ध हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है, सबसे ऊपर है, उसके बाद तुम सब हो, फिर सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स ही है। दूसरा ये कहता है कि अगर मान लो स्टेट ने कोई कानून बना दिया, है ना, और वो कानून बाद में किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो फंडामेंटल राइट का अब्रिजमेंट है, उल्लंघन है, तो कोई बात नहीं, हम इसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, तुरंत वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो ये दो चीजें यहाँ पर है। अब इन्हीं दो चीजों की वजह से हमें मिलती हैं दो डॉक्ट्रिन्स। क्या दो डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्लियर। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स क्या कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, नाम से ही क्लियर है, सेपरेबिलिटी या फिर सेवरेबिलिटी, सेवर मतलब ये कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है, सीवियर से, सीवियर यानी अलग कर देना, किसी चीज में से किसी चीज को अलग करना, दैट इज सीवियरिंग। और सेपरेट करना भी क्या होता है, किसी चीज में से किसी चीज को अलग कर देना, है ना, दैट इज बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी बोलते क्या है, ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था आपके पास में, ठीक है, अब इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कुछ 2 4 5 सेक्शन थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, ठीक है, 2 4 सेक्शन थे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहे थे हमें। तो आपने करना क्या है, आप एक काम करो, पूरे के पूरे लॉ को रद्द मत करो, पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर मत करो, भाई पूरा लॉ कानून दोबारा बनाना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए आप पूरा कानून दोबारा मत बनाओ। जैसे आईपीसी का एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए जब संविधान आया था 1950 में, अगर तभी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स वहां मेंशन्ड होते ऑलरेडी, अगर है ना, अगर हमने होमोसेक्सुअलिटी को तभी रिकॉग्नाइज कर लिया होता, तो आईपीसी की धारा सेक्शन 377 क्या हो जाती, वॉइड हो जाती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन जो है वो कहती है कि तुम पूरे के पूरे आईपीसी को मत हटाओ, तुम सिर्फ 377 को हटा के अलग कर दो, ठीक है। तो ये क्या कहता था कि अगर मान लो इतना बड़ा एक पूरा एक्ट है और उस एक्ट का एक पोर्शन
ये अगर वॉइड है, ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो तुम सिर्फ इसको अलग कर दो, ठीक है, इसको यहां से क्या कर दो, अलग कर दो, इसको यहाँ से अलग रहने दो, बाकी के पूरे एक्ट को इधर पड़ा रहने दो, ठीक है, इसको वैसा का वैसे रहने दो, क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अब ये जो पोर्शन अलग करके निकाला है, इसका क्या करना है ना, अब इसका क्या होगा, तो इसका क्या करना है वो आपको जवाब देती है दूसरी डॉक्ट्रिन कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण। ये कहती है कि ये जो पोर्शन है ना तुम्हारे पास में, इस पोर्शन के ऊपर तुम क्या डाल दो, एक्लिप्स डाल दो। एक्लिप्स मतलब, एक्लिप्स क्या होता है, प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब होता है एक्लिप्स में, क्या होता है, ग्रहण में क्या होता है बेसिकली, है ना, कभी चांद के ऊपर पृथ्वी का, कभी पृथ्वी के ऊपर किसी और चीज का छाया पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहता है कि आप इस जो वॉइड पोर्शन है ना, इस वॉइड पोर्शन के ऊपर, इस वॉइड पोर्शन को ढाक दो, कवर अप कर दो, ठीक है, इसके ऊपर एक्लिप्स डाल दो, इसके ऊपर ग्रहण डाल दो, ठीक है। और ग्रहण डालने से अर्थ क्या है कि आप इनको छुपा दो। क्लियर। अब छुपाने को क्यों बोला, खत्म करके रद्द करके फेंक देने को क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला कि अरे हटाओ इनको माचिस लगाओ, क्यों नहीं बोला ऐसा, क्योंकि अगर कल को फंडामेंटल राइट्स में कोई ऑल्ट्रेशन होता है, ठीक है, कल को मान लो फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव आता है, तो फिर उस दिन ये क्या हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। क्लियर, ये वापस से क्या हो जाएंगे, दे विल अगेन राइज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब उसी के एग्जाम्पल के लिए केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस, ठीक है। इसमें एक सीपी, सेंट्रल प्रोविंस, कल मैंने बताया था ना कि भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो जो आपका सेंट्रल प्रोविंस अलग था, बेरार रीजन अलग था, है ना, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य भारत, ये सब मध्य प्रदेश, पहले जैसा आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वैसा नहीं था। पहले क्या था, सेंट्रल प्रोविंस था, मध्य भारत था, विंध्य भारत था, तो उसी समय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल, इसको मैं सीपी लिख देती हूँ, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। ये एक आपका कानून था जिसका काम क्या था, मोटर व्हीकल रिलेटेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस सबको रेगुलेट करना, ठीक है। नाउ दिस एक्ट हैड अ प्रोविजन इन इट, ये संविधान आने के पहले का कानून था। इसके अंदर एक प्रोविजन था जो ये कहता था कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर स्टेट की मोनोपोली होगी, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सिर्फ स्टेट ही ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये आज की तारीख में क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारे पास में एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, जॉब, जो भी आप करना चाहो, आप जो जॉब करना चाहो, आप जो बिजनेस करना चाहो, जो प्रोफेशन आप ऑप्ट करना चाहो आप कर सकते हो, जो ट्रेड आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई ऐसा कोई गैर कानूनी ट्रेड मत करो कि कहो कि यार मेरा मन है अफीम बेचने का, मैं अफीम बेचूंगा, मेरा मन है जुआ खेल के रोजी रोटी चलाने का, मैं जुआ खेलूंगा, मेरा मन है सट्टेबाजी करने का, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा काम करना है जो लीगल भी हो और जिसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन हो। ऐसे राजा बाबू टाइप नहीं कि आज मेरा मन है डॉक्टर बनूंगा मैं, ठीक है, या आज मेरा मन है आज मैं इंजीनियर बनूंगा, ये नहीं कर सकते हो आप। आपके पास क्वालिफिकेशन हो रीजनेबल, आपके पास में आप जो प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हो वो लीगल हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस है। नाउ दिस प्रोविजन, दिस एक्ट, इस एक्ट का जो प्रोविजन था जो बोलता था कि स्टेट की मोनोपोली होगी, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल वो बिजनेस नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकता, इसके इन्फ्रिंजमेंट में था, ठीक है। वो प्रोविजन और ये प्रोविजन आपस में मेल नहीं खा रहे ना, ये कहता है कि तुम्हारे पास अधिकार है और ये कहता है तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, सिर्फ स्टेट के पास अधिकार है ना, तो बात अलग अलग होगी ना दोनों की। तो ऑब्वियस बात है जब इन दोनों की बात अलग अलग होगी तो संविधान क्योंकि फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है वो सबसे ऊपर है, तो उसी की बात मानी जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज करते हुए उस पूरे प्रोविजन को अलग हटाया, उसके ऊपर डाली एक्लिप्स और उसको सुला दिया, हमने बोला अब तुम सोते रहो, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो बताता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं इस आर्टिकल के, यानी कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में एक अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट की वजह से, उस अमेंडमेंट ने कहा कि अगर स्टेट चाहे तो थोड़ा बहुत या तो होली या पार्टली किसी भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकता है, यानी कि या तो पूरी तरह से या उस बिजनेस के किसी एक हिस्से को या किसी एक सेक्टर को आधा या पूरी तरीके से क्या कर सकता है, मोनोपोलाइज कर सकता है, यानी कि सिर्फ अपना कंट्रोल रख सकता है। बात ही खत्म हो गई। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने इस एक्ट का एक प्रोविजन जो स्टेट की मोनोपोली स्टैब्लिश करने की बात करता था, जिसको हमने सीवियर करके उसके ऊपर एक्लिप्स डाल के उसको अलग कर दिया था, वो वापस पुनर्जीवित हो गया, ठीक है। एंड दिस केस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ बोथ दीज डॉक्ट्रिन एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 2। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ
राइट टू इक्वालिटी। जितना ये शब्द इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी, उतना ही आपका आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, पर्सनल लाइफ में भी। क्लियर? क्योंकि इक्वालिटी हम बोल देते हैं लेकिन हम समझते नहीं है कि इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है। नाउ आर्टिकल 14 से, अच्छा 14 से 18 तक इक्वालिटी है, ठीक है, ये बात याद रखना। नाउ द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसको अभी अपन यहां से क्या रेफर करेंगे, ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड इसको हम रेफर करेंगे ईपीएल, ईपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, नाउ दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसकी बेसिक चीजें बता देती हूँ, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके, यानी कि कैसा कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, और दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसए और एक या अमेरिका। ठीक है, इंग्लिश, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है ये, है ना, सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। एवी डाइसी ने एक किताब लिखी जहां उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, या इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बेसिकली रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, उनका कहना था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि आप और हम सब एक समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के उन्होंने दो मतलब बताया। उन्होंने कहा एक तो ये है कि हर एक व्यक्ति, है ना, इसके उन्होंने क्या बताया, दो मतलब बताए। पहला मतलब था ऑल आर इक्वल एंड नो, इसको मैं ऐसे बता देती हूँ यार, यहाँ पे ऑल आर इक्वल एंड नोबडी इज प्रिविलेज, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बताया बेसिकली इन्होंने। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया सिमिलर सब्जेक्शन ऑफ ऑल टू कॉमन लॉ, टू ऑर्डिनरी लॉ, टू ऑर्डिनरी लॉ। अरे भाई, ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के दो कॉन्सेप्ट है, दो मतलब है, दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि हर एक व्यक्ति एक समान है, किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है, यानी कि आप राजा महाराजा रंक, आप नॉर्मल सिटीजन, आप कोई भी क्लर्क, या आप कोई टीचर, ऐसा कुछ बाइफरकेशन नहीं है। यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल इन द आइज ऑफ द लॉ। क्लियर बात, ठीक है। दूसरा कहता है सिमिलर सब्जेक्शन ऑफ ऑल टू दिस ऑर्डिनरी लॉ। अगर ऑर्डिनरी लॉ है तो हर एक व्यक्ति को सिमिलर सब्जेक्शन दिया जाएगा उस लॉ का, यानी कि अगर मैंने चोरी करी है और अगर प्रेसिडेंट ने चोरी करी, तो हम दोनों को क्या मिलेगा, इक्वल सब्जेक्शन मिलेगा उस कानून का जो आपके थेफ्ट को क्या करता है, गवर्न करता है। यानी कि आईपीसी में थेफ्ट के लिए हम दोनों एक समान तरीके से क्या होंगे, पनिशेबल हो जाएंगे। ये कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, है ना, नोबडी इज प्रिविलेज, नोबडी शुड बी ट्रीटेड इन अ प्रिविलेज्ड मैनर। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, ये आपको रोकता है कुछ करने से, है ना, आपको किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आपको किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, ये करने से कुछ रोक रहा है। जब कोई भी लॉ आपको कुछ करने से रोकता है तो हम उसे नेगेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये वैसे नेगेटिव नहीं कह रहे तुम बंदे बड़े नेगेटिव हो, ये वैसा वाला नेगेटिव नहीं है। इसका जो एसेंस है, मतलब इसका जो ऑपरेट करने का तरीका है वो नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा, नाउ दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। दिस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्यों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कहता है दैट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, जेनिंग्स ने ये बात कही कि देखिए अगर दो लोग एक परिस्थिति में है, ठीक है, तो उनका एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर दो लोग अलग अलग परिस्थितियों में हैं, तो उनका ट्रीटमेंट या उनका सब्जेक्शन टू दैट पर्टिकुलर लॉ उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, है ना, एक जैसों को एक जैसे तरीके से ट्रीट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो लोग सीरियल किलर्स है तो उनको एक जैसे ट्रीट करो। अगर कोई एक व्यक्ति सीरियल किलर है और अगर कोई एक व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है, तो क्या आप दोनों को एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अपनी बच्ची का रेप होने से बचा रहा था और इसलिए उसने किसी का मर्डर कमिट कर दिया, रेपिस्ट का मर्डर कमिट कर दिया, तो वो व्यक्ति ऐसा पर्सनल डिफेंस में कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था। तो इन दैट सिचुएशन क्या आप उसको किसी उस व्यक्ति के साथ में सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं? क्या आप उसके ऊपर 302 उसी तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से आपने एक
सीरियल किलर पे लगाई है, किसी ऐसे व्यक्ति पे लगाई है जिसने डकैती करने के लिए किसी का मर्डर कर दिया था? नहीं ना, ये अनजस्ट लग रहा है ना, अपने आप में सुनने में ही अनजस्ट लग रहा है। तो बस ये उसी की बात करता है कि जो दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में है उनको एक जैसा ट्रीट करो, और जो दो लोग अलग अलग परिस्थितियों में उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, क्योंकि ये आपसे कुछ करने को कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि आप एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीट करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव लॉ है, ये आपको कुछ करने के लिए कहता है, और ये करने से रोकता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपको। क्या करने से रिस्ट्रिक्ट करता है? ये आपको किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इसलिए ये नेगेटिव लॉ है। चलिए, और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता ही चुकी हूँ। जितने भी प्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जितने भी प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप तुम संविधान के अंदर या पूरे कानून के अंदर, लगभग सब अमेरिका से ही आते हैं। चलिए, अब हम आते हैं, दो केसेस है यहाँ पर। एक है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके आर्टिकल 14 का। ठीक है, अब ये बेसिकली कहता क्या है? नाउ आर्टिकल 14 में बेसिकली आपको दो चीजें फॉरबिड करी गई, मतलब एक चीज फॉरबिड करी गई है। क्या? क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिड किया गया है, लेकिन एक चीज परमिट भी करी गई है। क्या परमिट किया गया? क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 जो है वो क्या करता है? फॉरबिड्स फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है, एंड परमिट्स क्लासिफिकेशन। कैसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए? रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लास लेजिस्लेशन क्या है कि आपको लगा क्या रे ये सारे लोग इस प्रदेश के राजा हैं, या इस प्रदेश में पहले राजा हुआ करते थे, चलो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। अभी भी कुछ रॉयल परिवार है ना हमारे देश में। अभी भी आप जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ आप, है ना, तो आप ग्वालियर चले जाओ तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनके फोर्ट वगैरह है। तो ये उनके वैसा तरीके का कि आप उन लोगों को अलग से ट्रीट करने के क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये सारे MLAs के लिए कानून अलग रहेगा, उन सब पे IPC अलग तरीके से अप्लाई होगी। नहीं भाई, क्लास लेजिस्लेशन आप नहीं करेंगे। क्या कर सकते हो? क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है भाई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है क्या चीज? तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन समझने के लिए आए दो केसेस। ठीक है, पहला केस था आपका FN बलसारा का केस। FN बलसारा के केस में इन्होंने कहा दो चीजें होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल हो। तो सबसे पहले इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, है ना, और दूसरा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और दूसरा है रैशनल नेक्सेस। ठीक है, अब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहता है कि आप जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, उस क्लासिफिकेशन के पीछे क्या होना चाहिए? एक जायज माध्यम होना चाहिए जिसकी वजह से आपने क्लासिफिकेशन किया है ना। एक इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल मतलब लॉजिकल, रीजनेबल, एनालॉजिकल डिफरेंशिएशन का रीजन होना चाहिए कि आपने सेपरेट आउट किया तो किस बेसिस पर या किस ग्राउंड पर सेपरेट आउट किया है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा है रैशनल नेक्सेस। रैशनल नेक्सेस मतलब अब आपने क्लासिफिकेशन क्यों किया, है ना, आपका रीजन फॉर क्लासिफाइंग एंड द मेथड यू चोज फॉर क्लासिफिकेशन, या है ना, जो फिल्टर आपने लगाया उस फिल्टर और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या उन दोनों के बीच में कोई रैशनल मतलब रीजनेबल कोई नेक्सेस, नेक्सेस माने रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं बता देती हूँ इसका, है ना, आपको चाहिए थी घर में मतलब एक, चलो दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। दो बच्चे हैं, एक है बच्चा 5th क्लास का, एक है बच्चा 10th क्लास का। ठीक है, आपको ये देखना था कि इस कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है। क्लियर? तो अब एक मुझे बात बताओ कि क्या इस चीज को चेक करने के लिए आप दोनों बच्चों को एक सेम क्लास का प्रॉब्लम दे सकते हो, है ना। एक तो ये है कि आपने एक हर्डल रेस दे दिया, ठीक है, 5th के बच्चे को भी आपने एक कोई कॉमन पहेली दे दिया आपने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या आपने कोई ऐसा जैसे पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था कहानियों में कि यार एक रूम में तुम्हें पूरा एनलाइटन करना है रूम को बिना 5 रुपए यूज करके या अनलिमिटेड अमाउंट यूज करके, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको दो बच्चे, आपको ये देखना है कि इन दोनों बच्चों में से सबसे बेस्ट कौन है, ठीक है। अब एक 10th क्लास के बच्चे को और 5th क्लास के बच्चे को क्या तुम सेम क्लास का पेपर दे दोगे, सेम मैथ्स का प्रॉब्लम दे सकते हो? 5वीं क्लास के बच्चे को अगर तुम 10वीं क्लास के मैथ्स का प्रॉब्लम दोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और 10वीं क्लास के बच्चे को अगर तुम 5वीं क्लास के बच्चे का प्रॉब्लम दोगे तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर लेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा टेस्ट देना पड़ेगा जो बेसिकली एकेडमिक ओरिएंटेड ना हो, है ना, जो एकेडमिकली स्ट्रांग ना बताए आपको। क्यों? क्योंकि एकेडमिकली तो 10th वाला बच्चा वैसे भी आगे है। 10th का सबसे डफर बच्चा भी उठाओगे तो भी वो 5th के बच्चे से, तो 5th के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को शायद पीछे छोड़ दे। तो इसीलिए आपको क्या उठाना, आपको एकेडमिक टेस्ट नहीं लेना, आपको कोई और फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो भी फिल्टर लगाते हो ना, वो फिल्टर और आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ढूंढना। तो उस फिल्टर में और आपके सबसे इंटेलिजेंट बच्चे की जो खोज है,
आपका जो ऑब्जेक्टिव है इंटेलिजेंट बच्चा खोजने का, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। आपको चाहिए कि बच्चा क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो एक हाथ में आपके पास है 5 साल का 5 महीने का बच्चा, और एक हाथ में आपके पास में 4 साल का बच्चा, ठीक है, 5 साल का बच्चा। अब आप उस 5 महीने वाले बच्चे को भी क्या उतना ही फीड कर सकते हो जितना 5 साल वाले को कर रहे हो? नहीं ना। आपको 5 साल वाले बच्चे को अगर एक रोटी खाता है, तो 5 महीने का बच्चा तो अनाज खाता ही नहीं, वो तो सिर्फ दूध पे है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि पूरे दिन में मिलाकर के 1 गिलास 2 गिलास दूध पीता हो। तो आप ऐसे इन दोनों को सिमिलरली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का न्यूट्रिशन आपको अचीव करना है, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा उनकी एज के बेसिस पे, उनके बॉडी वेट के बेसिस पे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। अब ये टेस्ट हमारे पास में आया, उसके बाद में ये टेस्ट आपके ईपी रोयप्पा के केस में, तो हम इसको क्या कहते हैं, न्यू डॉक्ट्रिन। न्यू डॉक्ट्रिन, इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को हम कहते हैं न्यू डॉक्ट्रिन, ठीक है। ईपी रोयप्पा के केस में कहा कि भाई ये जो सॉरी ओल्ड डॉक्ट्रिन, ओल्ड डॉक्ट्रिन, ठीक है। हमने ईपी रोयप्पा के केस में कहा कि यार ये जो डॉक्ट्रिन है अब ये क्या हो चुकी है, अब ये पुरानी हो चुकी है, अब हमें नई डॉक्ट्रिन की जरूरत है। तो ईपी रोयप्पा के केस में नया टेस्ट डाला गया, और इन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है आपको, आपने जो ओल्ड डॉक्ट्रिन थी ना, ओल्ड डॉक्ट्रिन में रीजनेबलनेस ऐड कर दो। और रीजनेबलनेस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐड कर दो, एंड देन वी विल गेट दी न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ न्यू डॉक्ट्रिन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, बेसिकली न्यू डॉक्ट्रिन इज रूल ऑफ लॉ प्लस, ये तो है क्या, ये है रूल ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस तुम कर दो, यानी कि रीजनेबलनेस तुम कर दो, हो जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा नया डॉक्ट्रिन। और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या है, जो हम बोलते हैं जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, अपना खुद का दिमाग लगाओ, इक्विटी के प्रिंसिपल्स लगाओ, दैट इज नेचुरल जस्टिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस के ऊपर। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में कई बार पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को आर्टिकल 14 जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी देता है आर्टिकल 361। फिर है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर बाय रेडियो विच इज सब्सटैंशियली ट्रू। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी न्यूज़पेपर ने, किसी रेडियो स्टेशन ने, किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी पब्लिकेशन ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली है जो सब्सटैंशियली ट्रू है, तो इन दैट केस उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर शैल बी, लेजिस्लेचर मतलब स्टेट और पार्लियामेंट दोनों, ठीक है, शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन द पार्लियामेंट और असेंबली और द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फिर है 31C। 31C क्या है, एक्सेप्शन है आपके आर्टिकल 14 का। 31C आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जगह पे जहां डीपीएसपी पढ़ाऊंगी वहां आपको आर्टिकल 31 बताऊंगी एक बार, ठीक है। चलिए फिर है फॉरेन सोवरेन्स, रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स। इन सब के ऊपर भी क्या होता है, फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 14 जो है यहाँ पर इनको इक्वालिटी का ट्रीट नहीं करता, बल्कि इनको एक अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब इनको एक बेसिकली प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिलता है। आप कभी भी फॉरेन सोवरेन के ऊपर, डिप्लोमेट के ऊपर, काउंसलर के ऊपर कभी भी केस नहीं करते, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है देश में आपके। चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास में आर्टिकल 15। नाउ आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट, अब क्लॉज 1 जो है, ये ना, ये क्लॉज वाइज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड दिस इज क्लॉज 6, ठीक है। क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 स्टेट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है। स्टेट से कहता है कि देखो, तुम रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पर, इन 5 ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड के बेसिस पर क्या नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है। आप इन 5 में से किसी भी ग्राउंड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। क्लियर? ये 5 ग्राउंड याद रखना, इसी ऑर्डर में याद रखना। देन दूसरा कहता है कि स्टेट और सिटीजन दोनों ही, है ना, यानी कि जो पहली लाइबिलिटी थी वो स्टेट के ऊपर थी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बिटवीन एनी वन, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन दीज ग्राउंड्स और एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। दूसरा कहता है ना तो स्टेट ना कोई प्राइवेट सिटीजन, है ना, कोई इंडिविजुअल, या मैं, आप, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, आर्टिकल 14 सबके लिए था,
आर्टिकल 14 नॉन सिटीजन के लिए भी था, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। क्लियर, ये बात याद रखना। स्टेट और सिटीजन दोनों के ऊपर ही क्या लगाता है, एक रोक लगाता है कि आप अपने आप सिटीजन के साथ में कैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पर उनके ऊपर कोई डिसेबिलिटी इंपोज नहीं करेंगे, कोई लाइबिलिटी इंपोज नहीं करेंगे, किस तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि वो पब्लिक वेल्स ना एक्सेस कर पाए, वो पब्लिक शॉप्स ना एक्सेस कर पाए, या कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, बेदिंग घाट्स हो गए, टैंक्स हो गए, या कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक या तो सरकारी फंड से बनी है या फिर प्राइवेट फंड से बनी है, लेकिन पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए बनी है। जैसे कि मान लो कि जैन समुदाय ने पैसा मिला करके क्या किया, क्योंकि जैन समुदाय बहुत ये सब करता है, आपके डोनेशन वगैरह करता है, उन्होंने उस पूरे समुदाय ने कुछ पैसा इकट्ठा करके एक जगह पे पार्क बनवा दिया, ठीक है। अब उस पार्क में, वो है पार्क जैनों का, लेकिन वो पार्क क्योंकि पब्लिक एंजॉयमेंट के लिए बना है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को, किसी और रिलीजन के व्यक्ति को, किसी मुसलमान को, किसी क्रिश्चियन को, किसी सिख को मना नहीं कर सकते वहां अंदर आने से। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है वो किस लिए थी, वो थी पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए। हाँ भाई, मैंने अपने घर के साथ में कोई पार्क अटैच कर लिया, मैंने अपने घर के प्लॉट पे ही और एक्सटेंशन करके अच्छा सुंदर खूबसूरत पार्क बना लिया, वहां भी मना कर सकती हूँ। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी जो या तो पब्लिक पर्पस के लिए बनी है या पब्लिक के प्राइवेट फंड से बनी है, लेकिन पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए बनी है, उस पे आप किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पर, ठीक है। अब क्लॉज 3 जो है ना, वो अपने आप को क्या करता है, बेसिकली अपने आप के साथ कॉन्ट्ररी, आर्टिकल 15 के साथ ही कॉन्ट्ररी। आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट मत करो, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि देखो, महिलाएं और बच्चे, इनके लिए अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर स्टेट चाहे, तो कोई स्पेशल कानून बना सकता है, इन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 3। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमारी हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन है, महिलाओं को और बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है, इसलिए हमने मेटर्निटी बेनिफिट जैसे एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट, पॉश जैसे एक्ट, पॉक्सो जैसे एक्ट बना दिए महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले डेवलपमेंट पे, जो था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोरई राजन का केस, ठीक है। अब इस केस में बेसिकली हुआ क्या, इस केस में एक यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, बहुत सारी मतलब स्टेट ऑफ मद्रास ने बहुत सारी सीट्स जो है ना वो रिजर्व कर दी, लगभग लगभग मतलब 50% से ऊपर की सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेजेस में पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पर, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने कास्ट के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। अब इसकी वजह से जो बाकी लोग थे जो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए, उनके पास उतनी सीट्स ही नहीं बची, तो उन्होंने कोर्ट के पास जाकर के पिटीशन फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा कि देखिए, आप ना कभी भी कम्युनल लाइंस पर, यानी कि सिर्फ रिलीजन या सिर्फ कास्ट के बेसिस पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, कभी भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने कही कहां पर, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोरई राजन के केस में। एंड इसी केस की वजह से 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हो गया, आपका क्लॉज 4 ऐड हो गया। क्लॉज 4 ने कहा कि देखिए, आप कम्युनल लाइंस पर तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, सिर्फ कास्ट और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर नहीं आप क्या दे सकते, रिजर्वेशन दे सकते। तो फिर कैसे दे सकते हैं, आप ये देखो कि कौन से कास्ट या कौन सी कम्युनिटीज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज, इन सबको क्या दे दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया कि भाई इनके लिए आप रिजर्वेशन रख सकते हो, लेकिन दोनों चीजें देखनी है, सोशली भी और एजुकेशनली भी बैकवर्ड होने चाहिए। सिर्फ क्योंकि कोई एक कास्ट के कोई एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये लोअर कास्ट है, इनकी हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन है, तो ये बैकवर्ड ही होंगे, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में आया आपका केस पीए इनामदार का केस, ठीक है। अब इस पीए इनामदार के केस में क्या डेवलपमेंट हुआ, देखो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस 93rd अमेंडमेंट से हमने क्या ऐड किया, आपका क्लॉज 5 ऐड किया, ठीक है ना। क्लॉज 5 जो है ना, उसने बेसिकली किया क्या, इट बेसिकली आस्क्ड कि आप ना, अभी तक तो क्या था, ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में था, ये जो रिजर्वेशन मिल रहा था ना, ये वाला रिजर्वेशन क्लॉज 4 वाला, वो सिर्फ कहाँ मिला था, स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट्स में मिल रहा था, ठीक है। लेकिन पीए इनामदार के केस में स्टैटिस्टिक्स दिखाई गई, तो समझ में आया कि भाई देखो, सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप रिजर्वेशन देते हो तो इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज वहां ऑलरेडी क्या है, अब अपॉर्चुनिटीज कम है और लोग ज्यादा हैं अपॉर्चुनिटी लेने वाले, ठीक है। तो पीए इनामदार के केस में क्लॉज 5 ऐड किया गया और कहा गया दैट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SCs, STs and educational institutions including private मतलब are to be given seats reserved in are to be given reservation in the educational institutions including the private institutions whether they are aided or unaided by the state,
ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ अंकिता तोमर खोल के बैठ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससीज और एसटीज को क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, चाहे मैं सरकार से एड लेती हूँ या ना लेती हूँ। ठीक है, तो इस जब पीए इनामदार के केस में फील हुआ कि सरकारी यूनिवर्सिटी में मिला हुआ रिजर्वेशन काफी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, इन्हें आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी क्या दो, रिजर्वेशन दो। बस किसमें नहीं देना है आपको, जो आपके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का क्लॉज नहीं है। ठीक है, वहां पर आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनॉरिटी के लिए है। अगर माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन में भी अगर आपको रिजर्वेशन दे दिया तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। फिर है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2019 के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनुअल इनकम से, अगर आपकी एनुअल इनकम नीचे है, अगर आपकी फैमिली इनकम उतने से नीचे है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हिस्सा बताते हुए रिजर्वेशन ले सकते हो। ठीक है, दिस रिजर्वेशन इज सब्जेक्ट टू 10% सीलिंग। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 15 जहां पर मना करता था कि आप जो है गिवन ग्राउंड्स पे के बेसिस पे क्या नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, आर्टिकल 16 वहां पर अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। कहां अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यानी कि सरकार के अधीनस्थ अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, अगर सरकार के अधीनस्थ कोई भी अपॉइंटमेंट होनी है, तो वहां पर भी क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, अब आप कहते तो हो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको ये बात पता है, क्योंकि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी तो यूज करते हैं, हम दोनों बातें समझते हैं ना, हम सिर्फ इक्वालिटी पे नहीं जा रहे कि सब इक्वल है, हम ये नहीं कहते, हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी परिस्थितियां अलग है और उन परिस्थितियों के हिसाब से उनको ट्रीट भी अलग से करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आर्टिकल 16 में जहां कहा कि आप किसी भी व्यक्ति से इन 5 ग्राउंड्स, ये 5 ग्राउंड और इसके अलावा 2 एडिशनल ग्राउंड और है, डिसेंट और रेजिडेंस, इनके ग्राउंड्स पर आप क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये 7 ग्राउंड्स आपके आर्टिकल 16 के अंदर दिए हुए हैं ना, यहाँ लिखे भी है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर आप किसी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आपको सबको क्या देना है, स्टेट के अंदर अगर कोई भी अपॉइंटमेंट है या कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, तो रिक्रूट करने के समय या अपॉइंट करते समय आपको क्या देना पड़ेगा, आपको इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहता है क्लॉज 3 रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस। अब यहां पर क्लॉज 3 में कहा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब कर सकती है कि कुछ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, कुछ एम्प्लॉयमेंट या कुछ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अगर हमें चाहिए तो हम उसी जगह के, मतलब जहां पर भी वो एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी, जहां पर भी वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का रेजिडेंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ ने सिविल जज की वैकेंसी निकाली, तो छत्तीसगढ़ की सरकार चाहे तो वो साथ में ये भी कह सकती है कि इस एग्जाम में सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, इसको करने का एक बहुत सिंपल रीजन है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत छोटा क्षेत्र है, अगर कोई बाहर बड़े शहर से आएगा, कोई दिल्ली बॉम्बे का बच्चा आएगा और वो अगर छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ के बच्चे के साथ compete करेगा, जो अपने आप में एक ट्राइबल एरिया है, बहुत छोटा सा स्टेट है, बहुत कम रिसोर्सेज है वहां पर, अगर वो यहाँ आकर के इस बच्चे के साथ compete करेगा, तो ये अपने एक्सपोजर के चलते शायद इस बच्चे को हरा दे और इसकी भी जॉब अपॉर्चुनिटी ले जाए। ठीक है, तो हम इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे छोटे शहरों को, छोटी कम्युनिटीज को, छोटे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट को लाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज इनके लिए रिजर्व कर लेते हैं रेजिडेंस की प्लेस प्रेस्क्राइब करके, कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में नौकरी चाहिए, आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस व्हिच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यहाँ पर जॉब में, अपॉइंटमेंट में भी क्या मांग लिया गया, रिजर्वेशन मांग लिया गया। बेसिकली इसी का क्या हो गया, ये एक तरीके से कॉन्ट्ररी वो हो गया कि आप रिजर्वेशन चाहे तो दे सकते हैं इन बेसिस पर कि यार कुछ लोग हैं जो बैकवर्ड हैं, अगर उनका अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है प्रॉपर, तो आप क्या करो, उनको बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दे दो, एक रिजर्वेशन दे दो। अब आते हैं 4A पर। 4A जो है आपका, वो ऐड किया गया था 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1995 में क्लॉज 4A को ऐड किया गया, जो कहता है, जो बेसिकली बताता है रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। देखिए, पहले सिर्फ अपॉइंटमेंट में क्या मिलता था, आपको रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन आपका 77th अमेंडमेंट के बाद में हमने क्या किया, बेसिकली MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का जो केस आया ना, यहाँ पर एक बाइफर्केशन किया गया एंड उस बाइफर्केशन को खराब बताया गया। उस बाइफर्केशन में किया गया था कि आपने क्लासिफाई कर दिया बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड।
तो इन्होंने वो मोर बैकवर्ड वाले क्लासिफिकेशन को एक तो खराब बताया, और दूसरा इन्होंने कहा कि यार प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो रहा है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरिटोरियस होने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो शायद एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, और वो इस लोअर कास्ट के व्यक्ति को अपग्रेड नहीं होने दे रहे हैं, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, फिर आपका 81st अमेंडमेंट से ऐड किया गया क्या, आर्टिकल 4 क्लॉज 4 बी, ठीक है, 16 क्लॉज 4 बी, ये कहता था अनफुलफिल्ड वैकेंसीज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज, और सीलिंग कितना होगा 50%। ठीक है, देखिए क्या होता था कि जब रिजर्वेशन दिया आपने, तो रिजर्वेशन की सीलिंग होनी चाहिए 50%, यानी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक केस आया, और देवदासन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आपका बैकलॉग केस भी कहते हैं। अब इस देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैकलॉग वैकेंसीज जो है ना, उनको मिला करके, मतलब प्रेजेंट ईयर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसीज, ये मिला करके 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया, और सॉरी पार्लियामेंट ने स्टेप इन किया, और क्लॉज 4 भी ऐड करते हुए कहा कि नहीं, ये बैकलॉग वैकेंसीज अलग जाएंगी, और आपकी प्रेजेंट ईयर वैकेंसीज को मिला करके आप क्या करोगे, 50% कैलकुलेट करोगे। यानी कि मान लो 2022 में अगर कोई वैकेंसी थी, ठीक है, और उसमें से एससीज की 4 वैकेंसी या 10 वैकेंसीज बच गई, ठीक है, 10 सीट्स अभी बच गई, अनफिल्ड चली गई, क्योंकि बच्चे मेरिट पे कट ऑफ पे नहीं उतरे, तो 10 सीट्स खाली चली गई। तो अब जब 2024 में वैकेंसी आई है ना, तो उस बैकलॉग रिजर्वेशन रिजर्व वैकेंसीज प्लस करंट ईयर वैकेंसीज को ऐड करके 50% सीलिंग नहीं निकलेगा, 50% सीलिंग सिर्फ 2024 की वैकेंसीज में चेक करना है। क्लियर, ये आपका क्लॉज 4 बी से ऐड किया गया 81st अमेंडमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद में आपका आया क्लॉज 5, जो कहता है रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने की बात। ठीक है, देन आर्टिकल क्लॉज 6 जो बताता है आपको क्या, इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस 10% तक का यहाँ पर सीलिंग है, और इसको ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, कि ईडब्ल्यूएस को भी आपको करना है, जॉब में प्रमोशन में क्या करना है, आपको प्रोवाइड करना है रिजर्वेशन। अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। ये ना ही सिर्फ अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, फॉरबिड करने की भी बात करता है, यानी कि आपको अनटचेबिलिटी खत्म तो करनी है, और अगर आपने की तो आप पनिशेबल भी होंगे। ठीक है, तो फॉरबिड तो करता ही, और क्या करता है कि आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। एंड anybody the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law। in accordance with law मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून अंडर आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 के अंदर पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा, उस कानून के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, आप पनिशेबल हो जाएंगे। जहां जहां पर भी ये लिखा है ना इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वहां वहां सब जगह आर्टिकल 35 से पावर आती है कानून बनाने की पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, नाउ अब आपका अनटचेबिलिटी कैसे कैसे गवर्न होता है, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक्ट था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, इसी एक्ट को, इसको रिपील नहीं किया गया, इसी एक्ट को रीनेम किया गया, थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट बना करके इसको रीनेम कर दिया गया, और इसका नाम रख दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन 1976। देखो होता क्या था, अगर हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी से छुआ-छूत करूं तो सिर्फ तब मैं आऊंगी किसके एम्बिट में, 1955 के एक्ट में। ऑल्दो आता और भी चीजें थी एक्ट में, लेकिन क्योंकि नाम सिर्फ अनटचेबिलिटी को टच करता था, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसका नाम बदल दिया। हमने कहा नहीं, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है। कोई व्यक्ति अगर किसी घाट पे, पब्लिक घाट पे नहाना चाहता है, और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो आप उसे रोक नहीं सकते वहां करने से। ठीक है, आप उसको छू रहे हो, लेकिन आप उसको वहां नहाने नहीं दे रहे, आप उसको मंदिर जाने नहीं दे रहे, आप उसको सिनेमा हॉल नहीं जाने दे रहे, आप उसको चौक में घूमने नहीं दे रहे हो। तो ये सब भी क्या है, ये सब उसके सिविल राइट्स, और सिविल राइट्स अगर आपने हनन किया तो क्या हो जाएगा, आप इस आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर देंगे और आप पनिशेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके स्कोप को ब्रॉड करने के लिए हमने इसके नाम को बदल दिया। ठीक है, तो ये रीनेमिंग हुई 1976 में। उसके बाद में सुप्रीम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये एक एडिशनल एक्ट है। तो अब हमारे पास में इन सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम अनटचेबिलिटी से कास्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है, उनको केटर करने के लिए हमारे पास 2 कानून है। ठीक है, मतलब संविधान में आर्टिकल 17 तो है ही, उसके अलावा 2 हमारे पास और लॉज हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, और दूसरा है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, सो ये 2 कानून हमारे पास में आज मौजूद है। अब क्वेश्चन उठता है आपका अनटचेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो 2 केस थे, एक ये था राजस्थान हाई कोर्ट का, और ये था आपका तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट का, है ना। इस केस में जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और देवराजय वर्सेस बी पद्मना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि देखो, आपका ना जो अनटचेबिलिटी आप परसीव करते हो कि अनटचेबिलिटी क्या है, तो उसके लिटरल सेंस में नहीं जाना है। अनटचेबिलिटी की जो हिस्ट्री रही है देश में, ठीक है, वो उसके ऊपर रिलाई करते हुए आपको उसका मीनिंग या डेफिनेशन जो है वो कंसीव करना है। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या हिस्ट्री रही है कि भाई छूने नहीं दिया, पब्लिक वेल से पानी नहीं पीने दिया, ठीक है, मंदिर नहीं जाने दिया,
पब्लिक में घूमने नहीं दिया चौड़े में, अगर कोई बड़ी कास्ट का व्यक्ति निकल रहा है तो खड़ा हो जाना है तुरंत, उसके सामने बेड पे नहीं बैठना है, स्टूल पे नहीं बैठना है, जमीन पे बैठना है, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर वो सब चीजें भी कहीं हो रही हैं तो वो सब अनटचेबिलिटी के काय में आ जाएगा, एम्बिट में आ जाएगा। ये आपके आर्टिकल 17 में कहा। ये मेल्स का क्वेश्चन बनता है, प्री का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, यहाँ से प्री के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है, और इन तीनों में से कोई भी लॉ के बारे में पूछ लेता है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 बेसिकली अगर मैं एकदम क्रिस्प वे में बताऊं तो टाइटल देने के लिए मना करता है, कहता है मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अलावा ना स्टेट और कोई टाइटल दे ही नहीं सकता किसी व्यक्ति को। तो आप किसी को, कोई पीएचडी होल्डर आप उसको डॉक्टर कह सकते हो, है ना। मैंने अगर पीएचडी करा तो मैं डॉक्टर अंकिता हो जाऊंगी, अगर मैं एमबीबीएस करी थी तो मैं डॉक्टर अंकिता हो जाती, अगर मैं एडवोकेट हूँ और मैं सीनियर एडवोकेट बन गई तो मैं सीनियर एडवोकेट अंकिता तोमर हो गई। ठीक है, वो एक अलग बात है। वो क्या है, वो एकेडमिक टाइटल है, मेरे मेरिट की वजह से मेरे पास टाइटल आए। लेकिन आप मुझे महारानी अंकिता तोमर नहीं कह सकते, या आप मुझे राजकुमारी अंकिता तोमर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो हेरिडिटरी टाइटल है, वो नहीं दिया जा सकता। आप मिलिट्री टाइटल दे तो लेफ्टिनेंट, गवर्नर, कैप्टन, मेजर, ये सब दे सकते हो। क्लियर? उसके बाद में नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से कभी कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का सिटीजन तो नहीं है, सिटीजन को तो करना ही नहीं है एक्सेप्ट, ठीक है, किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत के अंदर रहता है, भारत के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है और वो सिटीजन नहीं है भारत का, तो इन दैट सिचुएशन वो आपका जो भी टाइटल है वो ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट से, प्रेसिडेंट की पहले प्रीवियस कंसेंट लिया उसके बाद वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। क्लॉज 4 कहता है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमलमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। आप किसी भी फॉरेन स्टेट के अंदर कोई ऑफिस, कोई उनसे एमलमेंट, कोई आप उनसे पैसा, गिफ्ट, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, वेदर यू आर अ सिटीजन और नॉट। क्लियर? नाउ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पूछा गया था कि अगर हम किसी को कहते हैं पद्मश्री तो क्या ये टाइटल है? नहीं, ये टाइटल नहीं है। पद्मश्री के साथ आप किसी का नाम लगा कह रहे हैं, आप नोबेल लॉरेट कह रहे हैं किसी को, है ना, या आप किसी को कहते हैं अशोका चक्र जीते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे आप रेफर करते हैं। तो ये सब चीजें टाइटल नहीं, क्यों? क्योंकि आपके मेरिट पे, आपके काम के बेसिस पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होंगी, ये आपके जैसे वो है ना, क्या नाम है उनका, कंगना रनौत, अपने आप को पद्मश्री विनर है ना, पद्मश्री कंगना रनौत ऐसी बोलती हैं। तो भाई वो पद्मश्री कंगना रनौत जो है वो अपना जो यूज कर रहे हैं टैग, वो टाइटल नहीं है। अगर टाइटल होता तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो वो जो स्टेट देता है वो टाइटल्स नहीं होते बेसिकली, वो उपाधियां जो है आपको आपके मेरिट की वजह से मिली है, सो दे आर एक्सेप्टेबल। चलो, सो गाइज इसी के साथ में आपका मैं ये लेक्चर खत्म करती हूँ, एंड इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आपका सेकेंड पोर्शन। ठीक है, सेकेंड पोर्शन जो है वहां पर हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 35। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे आर्टिकल 35 तो हम सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर ले, क्योंकि इसके बाद के जो फंडामेंटल राइट्स हैं 19 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, 2022 भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा इनमें नहीं है। जैसे यहाँ पर तो आपके सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे, तो इसीलिए हम कल के पार्ट में अपने बाकी के फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। चलो गाइस, सो आज के लिए आई विल सम अप द लेक्चर। बाय, मेक योर डे ग्रेट एंड स्टे ट्यून्ड।